स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 12th बायोलॉजी चैप्टर 7 इवोल्यूशन के बारे में है और जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। Go there and check it out for more question-wise and chapter-wise analysis of NCERT exemplar. Now moving to the question section. आज का हमारा पहला सवाल है कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन है। ये कई बारी बात हो चुकी है कि पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन है। Yes, you guessed it right. That is lichen. They are the pollution indicators. Now moving to the next question. The theory of spontaneous generation stated that वो क्या बताती है कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। ये है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर एग्जाम्पल ऑफ। देखो, एनिमल हस्बेंड्री की बात हो रही है और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं उन सब में हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, राइट? मेरी जो इच्छा होगी मैंने उस ब्रीड को आगे करने की कोशिश की है, ठीक है? तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। वो नेचुरली सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, वो आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया जा रहा है कि मुझे टमाटर की वैरायटी में ये एक चीज है जो चाहिए, तो उसके हिसाब से उसका जो जीन है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ट्रेट्स हैं, उन सबको मैं ध्यान दे करके फिर से उसकी ब्रीडिंग करा रही हूँ। तो दैट विल इंश्योर कि जो फ्रूट चाहिए मुझे जो चीज चाहिए मुझे उस टमेटो में वही चीज मिले। तो दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियली वो सिलेक्ट हुआ है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेलियोंटोलॉजिक एविडेंस के बारे में। तो देखो, जहाँ पे भी वर्ड पेलियोंटोलॉजी यूज हो रहा है या पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, दैट मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही है फॉसिल्स की, जो पत्थर पे बनते हैं फॉसिल्स, उनकी बात हो रही है। तो ये एक टाइप ऑफ इवोल्यूशन है। जब ये मिलते हैं तो अब हम बहुत सारे तरीके की चीजें समझ पाते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था, पास्ट में जानवर, पेड़ पौधे, इंसान कैसे थे, ठीक है? जो इम्प्रेशंस बन जाते हैं उन सबको। तो ये एविडेंस है इवोल्यूशन का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉसिल्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये 5 और 6 नंबर सवाल जो है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ व्हेल, पैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। सिमिलर इन स्ट्रक्चर है बिकॉज ये देखो, यहाँ पे देखो ह्यूमरस एक है, सिंगल हड्डी एक है, यहाँ पे देखो एक ये सिंगल हड्डी है, ठीक है? यहाँ पे भी देखो सिंगल हड्डी है। एंड देन अल्ना और रेडियस ह्यूमन में ये वाला। देन यहाँ पे देखो ये दो, इधर भी देखो यहाँ पे दो, दिस थिंग, ठीक है? और यहाँ पे भी देखो दो, ठीक है? अब इसके बाद देखो कार्पेल्स हैं, ये देखो ये वाले कार्पेल्स, इसके पास भी है कार्पेल्स, इसके पास भी है कार्पेल्स, ये सीरीज, यहाँ पे भी है कार्पेल्स। एंड देन मेटाकार्पेल्स, ये वाले मेटाकार्पेल्स, यहाँ से ये देखो ये है मेटाकार्पेल्स इनके, ये वाले मेटाकार्पेल्स, ये वाले, ये रहे मेटाकार्पेल्स, ठीक है जी? और ये सारे फैलेंजेस, तो ये सारे एक जैसे हैं बिल्कुल, ठीक है? तो दे शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री। वो एक कॉमन एंसेस्ट्री को बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं इन सब का जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। इसी वजह से इन सब की स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इवोल्यूशन हुआ है, जब चीता चीता की तरफ बदला है, मैन मैन की तरफ बदला है, वेल वेल की तरफ बदली है, तब इसी तरीके से उस कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में क्या हुआ है, अपने हिसाब से, अपने रहने की जगह के हिसाब से इन्होंने अपने फैलेंजेस को, अपने मेटाकार्पल्स को उस हिसाब से अडेप्ट कर लिया है और उसी एडेप्टेशन के थ्रू डेवलप कर लिया है, ठीक है जी? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एनालॉगस ऑर्गन अराइजेस ड्यू टू। देखो, एनालॉगस की बात हो रही है, ठीक है? यहाँ पे देखो होमोलोगस ऑर्गन, यहाँ पे देखो होमोलोगस ऑर्गन, इसमें फ्रॉग, लिजर्ड, ह्यूमन, बर्ड, इन सब का वही हैंड का एग्जाम्पल दे रखा है,
ठीक है, सेम है। और यहाँ पे देखो इंसेक्ट विंग और बर्ड विंग, इंसेक्ट का विंग है तो विंग्स ही, लेकिन दोनों की विंग्स में डिफरेंस है ना, दोनों का विंग अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं वो अराइज क्यों होता है, दैट अराइजेस ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब कि वैरायटी ऑफ थिंग्स आ करके एक तरफ कंजर्व कर रही हैं, ठीक, सॉरी, वो कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक, ये जब कन्वर्ज हो गई, ये देखो ये कन्वर्ज हो रही हैं, यानी कि ये अलग अलग थे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन फंक्शन एक ही परफॉर्म कर रहे हैं। अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक ही, ये भी बर्ड का विंग्स भी उड़ने के काम आ रहा है, इंसेक्ट का विंग भी उड़ने के काम आ रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटी है, होमोलोगस ऑर्गन में देखो स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर है, लेकिन सबके काम अलग अलग है। इसका काम है यहाँ पे, ये फिन्स का काम पानी को काटना, इसका चलने का काम है, इसका हैंड है तो हैंड मूवमेंट होता है कोई भी चीज होल्ड करने के लिए। एंड देन बैट्स हैं तो बैट का काम दो तरीके का है, वो उड़ते भी हैं और साथ में अपने आप को रैप भी करते हैं, अपने डैनों के थ्रू वो पूरे बॉडी को रैप भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गन्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है, और एनालॉगस ऑर्गन्स में सारे के सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं पर फंक्शंस सेम होता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है p प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन यूज्ड इन, तो ये वाले इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, और ये कुछ इस तरीके का है, इक्विलिब्रियम में जब दो एलिल्स रहते हैं तो फ्रीक्वेंसी दोनों की जोड़ करके 1 होती है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये पॉपुलेशन की एक बात हो रही है, यहाँ देखो, अ ट्रेट इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन में ही ये चीज होती है। Now, moving to the next question, appearance of antibiotic resistant bacteria is an example of, अब देखो एंटीबायोटिक रेजिस्ट कर रहा है वो बैक्टीरिया, तो यानी क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएशन हो गया है पॉपुलेशन में, कोई एक वेरिएशन था, धीरे धीरे उसको की और इम्पोर्टेंस मिल गई है और उसका ज़्यादा काम होने लगा है और वो आगे बढ़ते 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 चला गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बता रहा, क्वेश्चन पूछ रखा है कि इवोल्यूशन लाइफ का ये बताता है कि लाइफ फॉर्म एक ट्रेंड फॉलो करता है, वो मूव किया है किधर से किधर की तरफ, तो दैट हैज मूव्ड फ्रॉम वाटर टू लैंड। अब पूछो ये कैसे, तो एनिमल किंगडम को थोड़ा सा याद करो, एनिमल किंगडम में पहले पाइसेस थे यानी मछलियाँ, फिर एम्फीबियंस आए, मछलियाँ पूरी तरीके से वाटर में रहती हैं, वाटर डिपेंडेंट है। एम्फीबियंस जो होते हैं थोड़ा सा पानी थोड़ा सा, एम्फीबियंस अभयचर जिनको हम कहते हैं, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ज़मीन उनको चाहिए। देन आते हैं हमारे रिप्टाइल्स, रिप्टाइल्स में पानी की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है, कुछ रिप्टाइल्स हैं जो पानी में जाते हैं, कुछ रिप्टाइल्स ऐसे हैं जो पानी में बिल्कुल नहीं जाते, जैसे कि स्नेक। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो पानी में रहने वाली, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो धरती पे रहने वाली हैं यानी लैंड पे रहने वाली है। ठीक है जी, देन आते हैं बर्ड्स, ये स्काई और ट्री के ऊपर रहते हैं। ठीक है, एंड देन आते हैं मैमल्स, मैमल्स कंप्लीटली लैंड पे रहते हैं, ऑल्दो लैंड इनका मतलब कि प्राइमरी प्लेस है, बट स्टिल वाटर में भी पाए जाते हैं कुछ मैमल्स, और कुछ मैमल्स बर्ड्स भी होते हैं जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि वाटर का मैमल कौन है। इट इज वन ऑफ द वेरी मच आस्क्ड क्वेश्चन इन एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन कि वाटर में रहने वाला वो मैमल कौन सा है। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है विविपैरिटी के ऊपर। विविपैरिटी मतलब कि अंडा देना, उसको हम कहते हैं, सॉरी, विविपैरिटी का मतलब होता है कि बच्चे पैदा करना डायरेक्टली। तो विविपैरिटी इवॉल्व हुआ है बिकॉज यंग वंस लेफ्ट देयर ओन, ये क्या होता था कि यंग वंस पहले अपने आप उनको छोड़ दिया जाए इसलिए, या यंग वंस प्रोटेक्टेड है बाय थिक शेल इसलिए,
ये क्यों इवॉल्व हुआ, या फिर यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड मदर्स बॉडी एंड आर लुक्ड आफ्टर व्हेन दे आर बोर्न लीडिंग टू द मोर चांस ऑफ सर्वाइवल। कुछ समझ में आया? जब हमने विविपैरिटी की बात की थी तब यही बात हुई थी। यहाँ पे देखो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे विविपैरस हैं, एक बार में एक या दो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, पर ये जितने हैं एक साथ बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके ऊपर फीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बाहर रहते हैं, प्रोटेक्शन कम है, तो बहुत ज़्यादा इनको प्रेडेटर्स खाते भी हैं। और इनका देखो ये वूम में रहते हैं तो मदर की केयर में रहते हैं हमेशा, तो ये इनका चांस ऑफ सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, दे आर फॉसिल्स पहले क्या होते हैं, ये रहे हमारे फॉसिल्स जो अभी हमने पीछे में भी देखा था। दे आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो भी होते हैं वो उनमें होता है फॉसिल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से बनता है। ठीक है, धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाता है सेडिमेंट्स, और इसके बीच में अगर कोई चीज इसके ऊपर आकर के कोई जानवर मर गया है, इसके ऊपर फिर सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, फिर इसके ऊपर सेडिमेंट का फॉर्मेशन होगा, और धीरे धीरे इतना कंप्रेस होता जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और ये हम कहते हैं इन्हीं को फॉसिल्स। चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम से पूछा है सवाल कि फ्रीक्वेंसी एम और एन एलील की 0.7 और 0.3 है। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप, यानी जो हाइब्रिड ब्लड ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो एम की फ्रीक्वेंसी 0.7 दे रखी है, देन एन की फ्रीक्वेंसी 0.3 दे रखी है, सॉरी यहाँ 0.9 मैंने गलत लिखा है। देन अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देन इसको अगर हम ब्रेक करें तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल्स टू 1। नॉर्मल जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में उसी को पुट कर देंगे यहाँ पे, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर दें नॉर्मली तो क्या होगा, 0.49 प्लस 0.09 प्लस 0.42 दैट इज इक्वल्स टू 1। और इसको अगर हम सिंपली परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, m का परसेंटेज कितना हो जाएगा, दैट इज 49, n का 9 एंड mn का 42%। आर वी गेटिंग द आंसर? 42%। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है, इसका ऑब्जर्व किया गया है मौत में। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन था, ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बाद क्या हो रहा है, ये शिफ्ट कर जा रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है एक किसी डायरेक्शन में, तो इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है जी, डायरेक्शन की तरफ सिलेक्शन हो रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the most accepted line of descent in human evolution is, ये देखते हैं पहले पहले आए हमारे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलिस एंड देन होमो सेपियंस सेपियंस। देखें इसका अगर सीक्वेंस तो पहले हमारे पास क्या है, ये देखो रामापिथिकस, फिर आता है पहले आता है ड्रायोपिथिकस, फिर आता है रामापिथिकस, फिर आता है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस एंड देन तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस बाद में आता है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया। एंड देन ये देखो यहाँ पे दे रखा है, जब आगे हमें दे रखा है ये तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियोपिथिकस फिर रामापिथिकस दिए, अगेन ये भी ऑप्शन नहीं रहा। लास्ट रामापिथिकस एंड देन होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। यहाँ पे देखो यही है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलिस एंड देन होमो सेपियंस, यही वाला यहाँ पे फॉलो हो रहा है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। ऑल राइट, सो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल बताना है कि इनमें से कौन सा स्पीशीज ऐसा है जो लिंक है। ठीक है, तो लिंक की बात करें तो ये देखो ये एक फिश का टाइप है जो धीरे 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 धरती पे आना शुरू हो गई। ठीक है, एंड दिस फिश इज कॉल्ड एज लोव फिश, इसको हम कहते हैं लोव फिश। इट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन amphibians and Pisces. Now moving to the next question. साइंटिस्ट है और उनका नेक्स्ट आइडियाज दे रखा है नेक्स्ट कॉलम में।
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। पहला दे रखा है डार्विन। डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है जी। एंड देन ओपरिन, ओपरिन ने क्या किया था, उन्होंने बताया था अबायोजेनेसिस की थ्योरी। लेमार्क ने यूज एंड डिसयूज ऑर्गन के बारे में बताया था। एंड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई थी, ठीक है जी। चलो फिर ऑप्शन मिल गया हमें बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, और ये मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उरे एंड मिलर ने, ये किसके हाइपोथेसिस पे किया था? दे हैव यूज्ड द हाइपोथेसिस ऑफ ओपरिन एंड हाल्डेन। इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे, सॉरी हाइपोथेसिस थे, उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रूप दिया और आगे ये प्रूव किया कि लाइफ फॉर्म जो स्टार्ट हुई है धरती पे, वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वजह से शुरू हुई है। तो उस टाइम पे ये कंडीशन पृथ्वी पे क्या क्या थी? तो इसका जवाब हमें उस इमेज में मिलता है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ये देखो यहाँ पे गैसेस ये सारे यूज हो रहे हैं, यही 4 गैसेस थे, मीथेन, अमोनिया, वाटर माइंडेड ये वेपर के रूप में था, ठीक है, एंड हाइड्रोजन। और कोरोना, यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज है इलेक्ट्रोड की वजह से, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा है, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स है, टेम्परेचर है, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। जो एटमॉस्फेयर में चीज़ें हैं वो रिड्यूस की जा रही हैं कंटिन्यूअसली। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले में से जो रिडक्शन है वो हो रहा है। So the correct answer is D. High temperature volcanic storms reducing atmosphere containing CH4, NH3 etc. ये देखो ये सारे गैसेस है ना। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखो, कई बार पूछा जाएगा ऑप्शन में, तुम्हें मिल जाएगा ऑक्सीजन, तो हमेशा ऑक्सीजन वाले को इग्नोर करना है क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया रहता है। ऑक्सीजन प्रिमिटिव टाइम पे फ्री फॉर्म में कभी भी नहीं था, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Variations during mutation of meiotic recombinations are, वेरिएशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तो दैट इज रैंडम कंप्लीटली, उसको हम नहीं जानते हैं, और डायरेक्शनलेस, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला सवाल हमें दे रखा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट हैड बीन फॉसिलाइज्ड, यानी जो फॉसिल्स बन चुके हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो उनका होता है कि उनके पास जनरली हार्डर मटेरियल होता है, जो बोन्स होते हैं वो फॉसिलाइज्ड जल्दी होते हैं। जैसे बर्ड्स या फिर प्लांट पार्ट्स, इनके फॉसिल्स बहुत ही कम मिलते हैं क्योंकि धीरे धीरे ओवर कोर्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से इनका फॉसिल बहुत अच्छे से बन नहीं पाता है, या फिर बनता है तो बहुत हल्का बनता है, जो शायद अगर गौर से ना देखे तो समझ में भी ना आए। पर जो मैमल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सब का फॉसिल बहुत ही प्रोमिनेंट बनता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट कि उनके पास हार्ड बोन्स होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उस मटेरियल को पार्शियली मिनरलाइज होता है और फॉसिल्स बन जाते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स फॉसिलाइज्ड होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या आपको पता है ऐसा? यस, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स भी फॉसिलाइज्ड होते हैं। इनफैक्ट मोर एक्वेटिक एनिमल्स आर फॉसिलाइज्ड, क्योंकि फॉसिल कब बनता है? फॉसिल तब बनता है जब जानवर मरा, धरती पे गया, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर धीरे धीरे सेडिमेंटेशन हो रही है। और ये चीज बहुत अच्छे तरीके से सी बेड्स पे होती है। जानवर मरते हैं, सी बेड पे चले जाते हैं, और धीरे धीरे सी बेड के ऊपर अलग अलग डिपोजिशंस भरते चली जाती हैं। तो वहां पे एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स में फॉसिलाइजेशन सबसे ज्यादा होने की संभावना रहती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? तो सिंपल ऑर्गेनिज्म मतलब कि उनके पास सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, जितनी भी चीज़ें वो प्रिमिटिव है, पुरानी है। वेयर इज कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत एडवांस हो चुका है, ठीक है। यही है, यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म अगर सिंपल भाषा में समझे तो प्रोकैरियोट्स, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब यूकैरियोट्स। दोनों के बीच में कितना स्टार्क डिफरेंस है, वैसा ही सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में भी उतना ही स्टार्क डिफरेंस है।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किस तरीके से लिविंग ट्री का एज डिफाइन करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ स्टेप्स हैं जिसको कि अगर हम ध्यान में रखें तो लिविंग ट्री का हम एज डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो सरकमफेरेंस जो ट्रंक है उसका लगभग 4 मीटर ऊपर, धरती से 4 मीटर ऊपर जो ट्रंक का साइज है उसको जाकर के सरकमफेरेंस उसका मेजर करेंगे। सरकमफेरेंस से हमें डायमीटर मिल जाएगा, डायमीटर मिल गया फिर उसके बाद हम ग्रोथ फैक्टर देखेंगे कि कितना उसका ग्रोथ हो रहा है, जो डेटा दिया हुआ है वो, और साथ में जो ट्री में रिंग्स बनते हैं सेम स्पीशीज के उसमें हम चेक करेंगे कि हमारे कितने दे रखे हैं, एंड देन डायमीटर को और ट्री की स्पीशीज के एवरेज ग्रोथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें लिविंग ट्री की एज एग्जैक्ट पता चल जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल देना हमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का और फीचर्स को भी बताना है कि आइडेंटिफाई करना है विच दे आर कन्वर्जिंग, जो कन्वर्ज हो रहे हैं। तो देखो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म कन्वर्ज कर जाते हैं जब उनका सेम फॉर्म और स्ट्रक्चर अडेप्ट कर जाता है, मतलब कि विंग्स है, विंग्स जो पहले हमने देखा है विंग्स है, एक का विंग्स है एक का फेदर है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं लेकिन दोनों का जो फंक्शन है उसमें सिमिलैरिटी है क्योंकि उन्होंने अडेप्ट कर लिया एक कॉमन इन्वायरमेंट को, इसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लासेंटल मैमल्स। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बनाया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, आप वहां देख सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फॉसिल्स की एज को कैसे पता करते हैं। तो इसका तो बहुत ही सिंपल है, रेडियो एक्टिव डेटिंग होता है जिसमें कि रेडियो एक्टिव डीके रेट्स को हम देखते हैं और पता चल जाता है कि उसका कितना एज हुआ है। तो इसमें सबसे बढ़िया डेटिंग होती है कार्बन डेटिंग, फिर पोटेशियम आर्गन डेटिंग और यूरेनियम लेड डेटिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री कंडीशंस क्या है एडेप्टिव रेडिएशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्री कंडीशंस यानी पहले जो बेस इस चीज को सेट करेगा कि अब एडेप्टिव रेडिएशन होने वाला है, तो दैट इज इंट्रिंसिक चेंज इन ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई बदलाव आ रहा है, और साथ में एक्सट्रिंसिक इफेक्ट्स जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, आइसोलेशन है, कोलोनाइजेशन है, और भी कुछ ऐसा चीज है जो कि इन्वायरमेंटल चेंज कर रहा है, तो वो भी एडेप्टिव रेडिएशन की ओर ले जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक का एज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो रॉक का एज कैलकुलेट करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग करना शुरू करते हैं, और अगेन सेम प्रोसेस है लेकिन यहाँ पे हम यूरेनियम को यूज करते हैं, ठीक है, और इसका जो हाफ लाइफ है उसको हम कंसीडर करते चले जाते हैं और हमें मिलता है एग्जैक्ट एज मिल जाता है रॉक का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल्स ये किस तरीके से, मतलब कि व्हाट आर दे इवॉल्विंग, मतलब वो किधर की तरफ इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो फंक्शनल माइक्रो मॉलिक्यूल्स इवॉल्विंग टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। पहले सिंपल था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं थे, सिंप्लिसिटी थी, लेकिन यूकैरियोट्स में आते आते बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। जहाँ पे बात शुरू हुई थी 2 अमीनो एसिड से, अब 22 अमीनो एसिड है डिफरेंट टाइप्स के, और उसको कोड करने के लिए अलग अलग है कोडॉन, 64 अलग कोडॉन्स हैं। तो देयर आर डिफरेंसेस, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम बढ़ गए हैं, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो भी, और प्रोटीन्स के भी अलग अलग बहुत सारे फंक्शन हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमें फिर से वही फ्रिक्वेंसी वाला सवाल पूछ रखा है कि बी और बी एल की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो देखो हमें परसेंटेज दे रखा है, ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्वेंसी ऑफ एल एल, तो ऑल बी बी यानी 22 एंड हाफ ऑफ बी एंड बी। हाफ इसलिए क्योंकि कैपिटल बी और स्मॉल बी जो हाइब्रिड बन रहा है ये वाला, इसमें भी यूज हुआ है, तो हाफ इसका इधर में इसमें यूज होगा और हाफ इसका इधर यूज होगा, तो हमें फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। सिंपल एडिशन है, 53% एंड 47%। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में उन्होंने 5 फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है, जैसे कि तो वो होता है जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और 2 कौन से हैं, दैट आर म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है।
चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फाउंडर इफेक्ट? ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछा जाता है। इनफैक्ट ये फाउंडर इफेक्ट से सवाल यूपीएससी लेवल तक में भी होता है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एकदम नॉर्मल सी बात है, जिसको हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। फाउंड मतलब कि किसी चीज़ की खोज करना, ठीक है। वहीं से बात शुरू होती है कि स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है जो किसी वजह से आइसोलेट हो गए हैं अपने लार्जर पॉपुलेशन से। तो जहाँ पे गए हैं वहाँ पे एक जीन पूल तैयार हो गया है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ओरिजिनल पॉपुलेशन से वो ड्रिफ्ट हो गए हैं और कहीं और जा कर के वो बस गए हैं। वहाँ के वहाँ के जितने भी एडेप्टेशन से उन्होंने अडेप्ट कर लिए, अब उनकी वजह से जो नया प्रजाति बन रहा है, आगे वाली जो प्रोजेनी बन रही है, वो ओरिजिनल से थोड़ी डिफरेंट बन रही है। तो उस नए जगह के लिए जो पॉपुलेशन स्टार्टिंग में अलग हुई थी वो फाउंडर है, और इस पूरे इफेक्ट को हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा, रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस ये दोनों ह्यूमंस हैं, इनमें से कौन से ज्यादा मेन लाइक हैं? तो दैट इज रामापिथिकस। ये इनके हाथ पैर सीधे होते थे, खड़े होते थे, ये नट्स खाते थे ज्यादातर, या मॉडर्न मैन के तरीके से इनके हार्ड जॉ और जो टीथ हैं वो सिमिलर होते थे जो आज ह्यूमंस हैं उनकी तरह। ठीक है जी। और फर्स्ट होमोनॉइड वाज नोन, ये भी सवाल हर तरह से पूछा जाता है, मतलब हर एग्जाम में हर लेवल पे पूछा जाता है। फर्स्ट होमोनॉइड फॉर्म है होमो हैबिलिस। हमने उसमें भी देखा था, अभी एक इमेज थी उसमें भी देखा था, आप वीडियो पॉज करके पीछे जाइए, वहां पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट होमिनियन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस और होमो हैबिलिस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मीट प्रोबेबली नहीं खाता था? तो दैट इज होमो हैबिलिस। दे आर द पीपल जो कि मीट ईटिंग नहीं करते थे, वो ज्यादातर नट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, ये वो लोग थे। दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Delhi Vibes. God bless you all.